हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई 70 क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है 90 प्लस मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। आइए हम आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं आज की इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो सबसे पहले हम लोग एक आयताकार खेत को बना लेंगे। इस प्रकार से होता है आयताकार खेत। उसके बाद में हम इसका नाम भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसका नाम हम ये रखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा सी और यहाँ पे हो जाएगा डी। इसमें एक विकर्ण भी कहा है, तो यहाँ पे ए को यदि हम सी से मिला देंगे तो यही हमारा विकर्ण हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखिए, छोटी भुजा ये होता है, ये होता है विकर्ण और ये होता है बड़ी भुजा। छोटी भुजा तो मालूम नहीं है, तो इसीलिए यदि हम छोटी भुजा को x मान लें तो ये 60 अधिक है, यानी x प्लस 60 हो जाएगा। फिर कहता है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। यदि बड़ी भुजा यानी ए बी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी जब हम इसे x माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। तब कहता है कि खेत की भुजा ज्ञात करें। ये सभी खेत की AC, BC और AB ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आसानी तरीके से लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय से। तो दोस्तों, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय कहता है कि AB स्क्वायर, आइए यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB स्क्वायर प्लस में होता है BC स्क्वायर बराबर ये होता है AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोस्तों ए बी का मान लिख लेंगे। ए बी का मान यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ए बी एक्स प्लस 30 है ना, तो यहाँ पे एक्स प्लस 30 कर देंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद में बी सी का स्क्वायर, तो दोस्तों बी सी का मान एक्स है तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए ए सी का मान। तो ए सी का मान यदि आप क्वेश्चन में देखेंगे तो एक्स प्लस 60 है, तो यहाँ पे हम एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद में ए प्लस बी का फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम होगा कि ए स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस होता है 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए को x मानेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स गुने 30 प्लस हो जाएगा 30 का स्क्वायर। हमने क्या किया कि x प्लस 30 को a प्लस बी वाले फॉर्मूला पे तोड़ दिए हैं। इसके बाद में प्लस में एक्स स्क्वायर था, उसे सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर दिया गया है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस में होता है 2ab यानी 2 गुने ए का मान x गुने बी का मान 60 प्लस बी का स्क्वायर यानी होता है 60 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए x का स्क्वायर सेम टू सेम लिखेंगे प्लस 30 में यदि आप 2 से ना करते हैं तो 30 दूनी 60 x हो जाएगा। फिर प्लस 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 900 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस एक्स स्क्वायर सेम टू सेम लिख दीजिए और बराबर में है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए 60 में यदि आप 2 से ना करते हैं तो 60 दूनी 120 एक्स हो जाएगा प्लस 60 का स्क्वायर, तो 60 का स्क्वायर 6 3600 यानी आपका 3600 हो जाएगा। उसके बाद में आसान तरीके से आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ का जो प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इधर वाला प्लस यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, तो आप दोनों को आसानी तरीके से कटा ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या प्राप्त होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 60x है और यहाँ पे है प्लस में 120x। यदि प्लस 120x इधर आएगा तो माइनस 120x हो जाएगा, यानी 60x में से 120x जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 60x होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, माइनस 60x। उसके बाद में देखिए जरा प्लस 900 है, यहाँ पे है प्लस 3600, तो जो यहाँ पे जो 3600 प्लस में दिख रहा है बराबर किधर आकर ये माइनस 3600 हो जाएगा।
तो 900 में से यदि आप 3600 को माइनस कीजिएगा तो आपका ये होगा -2700, बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद में आप आसानी तरीके से इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। मूल कैसे ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले डी ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोस्तों बी का मान देखिएगा तो यहाँ पे -60 दिया गया है, तो -60 का इस प्रकार से स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद -4 गुने ए का मान, तो ए का मान यहाँ पे कुछ भी ना होने के कारण ए का मान हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद सी का मान देखिएगा तो -2700 है, तो यहाँ पे -2700 को सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है -60 का स्क्वायर। आप सभी को बता दें कि 60 का स्क्वायर 3600 होता है, तो आप यहाँ पे 3600 लिखेंगे। यहाँ पे भी माइनस है और -2700 है, यानी यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप 27 में 4 गुना करते हैं तो 10,800 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10,800 हम लिख देंगे। अब 3600 में 10,800 को जोड़ना है तो ये 14,400 हो जाता है। इस प्रकार से हमने डी का मान आसानी तरीके से ज्ञात कर लिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मूल बराबर, मूल का फॉर्मूला दोस्तों -b प्लस माइनस √d/2a होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस इंटू बी का मान ऑलरेडी माइनस में है, कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे -60 है, तो आप यहाँ पे -60 लिखेंगे प्लस माइनस √d का मान, तो दोस्तों डी का मान 14,040 है, तो 14,400 है, तो यहाँ पे 14,400 हम लिख देंगे। उसके बाद में 2a यानी 2 गुने ए का मान, ए का मान तो कुछ भी नहीं था, तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे। देखिए माइनस और माइनस मिलकर ये +60 हो जाएगा, प्लस माइनस 14,400 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 120 होता है। और नीचे 2 में यदि हम 1 से ना कर भी देते हैं तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने मूल भी ज्ञात कर लिया है। अब हमें चाहिए x का मान, तो यहाँ पे देखेंगे तो प्लस में है और माइनस में है। आप सभी को मालूम होगा कि अल्फा में प्लस लिया जाता है, तो वहीं पे बीटा में माइनस लिया जाता है। तो हम अल्फा में प्लस लेते हैं, यानी लिखेंगे 60 + 120/2। तो आइए लिख लेते हैं 60 + 120/2। इससे क्या होगा कि 60 में 120 को ऐड कर लेंगे तो ये 180 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग लगा देंगे तो 90 मरतबे कट जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि x का जो मान है वो कितना आ गया है, 90 आ गया है। तो विकर्ण x + 60 था, तो कर देंगे 90 + 60, तो कितना हो जाएगा 150। और बड़ी भुजा x + 30 था, तो x का मान 90 आया है। 90 में 30 को ऐड कर देंगे तो इस 120 जाएगा। इस प्रकार से हमने पहले वाले सवाल का ए बी बी सी और ए सी आसानी तरीके से ज्ञात कर लिया है। आइए फ्रेंड्स इसी प्रकार से अगला सवाल का सलूशन हम लोग देख लेते हैं। और ये भी सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछे गए थे। सवाल कहता है कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्यतक्रम और अब से 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्यतक्रमों का जो योग है वो 1/3 है। तो रहमान की आयु ज्ञात कीजिए। आइए जान लेते हैं कैसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जब हम इसका हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना कि किसकी आयु दोस्तों, तो रहमान की आयु, माना कि रहमान की आयु बराबर हमने x माना है। अब हम प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले। याद रखिएगा आयु में जब भी पहले की बात की जाती है तो माइनस में लिखी जाती है, बाद में बात की जाती है तो प्लस में लिखी जाती है। तो कहता है 3 वर्ष पूर्व यानी x - 3। फिर से कहता है कि आयु का व्यतक्रम और अब से 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, तो ये वाला तो प्लस में होगा यानी 1 + 5 हो जाएगा। अब आयु का व्यतक्रम कहता है, याद रखिएगा व्यतक्रम किसको बोलते हैं, तो किसी भी संख्या को उल्टा लिख देना व्यतक्रम कहलाता है। यदि x - 3 का व्यतक्रमों की बात करें तो ये 1/x - 3 हो जाएगा। x + 5 की व्यतक्रमों की बात करें तो 1/x + 5 हो जाएगा। x का व्यतक्रमों की बात करें तो 1/x जाएगा। उम्मीद है आप सभी समझ ही गए होंगे। अब आइए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। तो कहता है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम कैसे लिखेंगे, 1/x - 3। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं 1/x - 3। उसके बाद में कहता है 5 वर्ष बाद आयु का व्यतक्रम, तो 5 वर्ष बाद आयु का व्यतक्रम क्या होगा, तो 1/x + 5 जाएगा का योग यानी जोड़ कितना के बराबर है, तो 1/3 के बराबर है। यदि आप इतना समझ गए होंगे तो आसानी तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद में सिंपली आप सभी को क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है, चाहे तो आप इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आइए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं और बट्टा का जोड़ बनाते हैं। यहाँ पे x माइनस 3 है तो आप x माइनस 3 लिखिएगा। यहाँ पे है x प्लस 5 तो x प्लस 5 रहने दीजिए। ऐसे बट्टा का जोड़ को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाते हैं। x प्लस 5 में x 1 से गुना कीजिएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो इसके बाद में यदि x माइनस 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो x माइनस 3 ही होगा। उसके बाद में 1/3 को 1/3 रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए x में x को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2x हो जाएगा। प्लस 3 है और प्लस 5 है और माइनस 3 है। यदि आप प्लस 5 और माइनस 3 खींचिएगा तो आपका प्लस 2 होगा, क्योंकि 5 में से 3 घटेगा तो ये ना बचेगा। उसके बाद में नीचे हम क्या करेंगे कि x में x से गुना कर देंगे तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। -3 और प्लस 5 मिलकर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर प्लस 2 होता है। इसमें x गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद ये -3 में यदि 5 गुना कीजिएगा तो 5 दिया 15, -3 लगने के कारण ये -15 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 है तो इसे हम सेम टू सेम रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें हमें 3 से गुना करना है और इसमें हमें 1 से गुना करना है। देखिए ये गुना कैसे करते हैं, तो यहाँ पे 2 में यदि आप 3 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसे हम सेम टू सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और बराबर में क्या होगा, तो 0 होगा। अब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए ऐसा करते हैं कि 6x प्लस 6 को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यदि उधर भेजेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हमें सेम टू सेम लिखना होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में है 15। उसके बाद में जो प्लस 6x है तो इधर हो जाएगा -6x, प्लस 6 है तो -6 हो जाएगा, बराबर में बचेगा 0। इसके बाद में सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर को सेम टू सेम लिखेंगे और इसके बाद ये प्लस 2x है और -6x है, तो प्लस 2x और -6x मिलकर कितना होता है, तो प्लस 4x होता है। -15 और -6 मिलकर कितना होता है, तो ये -21 होता है। यहाँ पे -21 लिख देंगे, बराबर में हो जाएगा 0। तो देखिए इसका अभाज्य खंड के माध्यम से इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 3 7 21 और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 भी हो जाएगा। तो इसका हम लोग ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद में कर देते हैं प्लस 3x और -7x कर देते हैं। 3 में से 7 घटेगा, सॉरी ये गलती हो सकता है, 3 में से 7 घटेगा तो आपका -4 भी आ जाएगा और ये आपका 7 तिरका 21 भी हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे यदि हम 7 लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 3, तो ये 3 से 23 भी हो जाएगा और 7 में से 3 जाएगा तो 4 भी हो जाएगा और -21 को सेम टू सेम। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल गया, तो दोनों में कॉमन x मिल गया है, तो हम x प्लस 7 कर सकते हैं। यहाँ से 3 को कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारा x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये दोनों को हमें एक साथ लिखना होगा, यानी x माइनस 3 को एक साथ लिखेंगे, ये x प्लस 7 को एक साथ लिख देंगे। इससे क्या होगा कि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -7 हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि माइनस में उम्र नहीं लिखा जाता है, इसलिए आपको प्लस में लिखना होगा। यदि आप प्लस में लिखेंगे तो x का जो मान आया है वो 7 आया है। आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः रहमान की आयु बराबर 7 आंसर। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेमी है और आधार की त्रिज्या 21 सेमी है, तो उसकी आयतन की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए शंकु की ऊंचाई अर्थात एज का मान क्वेश्चन में हमें कितना प्राप्त है, तो 28 सेमी दिया गया है और साथ ही त्रिज्या आर का जो मान है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 सेमी दे दिया गया है। हमसे पूछा गया आयतन का मान, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आसान तरीके से लिखेंगे कि शंकु का आयतन बराबर, आप सभी को मालूम होगा शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 को सेम टू सेम लिखेंगे। पाई का मान आप सभी को मालूम होगा कि 22/7 होता है, तो 22/7 लिखेंगे। उसके बाद में है आर का स्क्वायर, यानी त्रिज्या का मान को हमें 2 बार लिखना है, या त्रिज्या का मान में हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो त्रिज्या का जो मान है आर का मान वो 21 है, तो लिखेंगे 21 गुने 21 गुने एज का मान। तो दोस्तों एज का मान कितना है हमारा, तो 28 सेमी है, तो हम यहाँ पे आसान तरीके से 28 लिख सकते हैं। तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे कि 7 चौका 28 इसे कटा सकते हैं
और ये 3 सत्ती 21 आसानी तरीके से कटा सकती हैं। तो प्राप्त संख्या हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे 22 बचेगा, गुने यहाँ पे दोस्तों कितना है, तो 21 है, तो आप 21 लिखेंगे और यहाँ पे 7 में 4 से ना कर लीजिए, तो 7 चौका 28 हो जाएगा। उसके बाद में ये तीनों संख्याओं में आप सभी को गुना कर देना होगा, तो ये 12,936 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12,936 और हम ज्ञात कर रहे हैं आयतन, तो आयतन सेमी क्यू में होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 12,936 सेमी क्यू आ जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 44 सेमी है। आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पे यदि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आर का मान का होना अति आवश्यक है। तो आर का मान तो नहीं दिया गया है, हमें प्राप्त है परिधि का मान। तो सबसे पहले आर का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो आर बराबर एक फॉर्मूला आता है परिधि बटा 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिधि की जगह पे परिधि का मान लिखेंगे। तो दोस्तों परिधि का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44 है, तो आप 44 लिखेंगे गुने 2a अर्थात 2 गुने सॉरी 2 पाई था, तो 2 गुने पाई का मान 22 और जो नीचे बटा 7 होता है ऊपर जाकर गुना 7 हो जाएगा। इसे आसानी तरीके से कटा दीजिए, 22 दूनी 44 और 2 से हमारा 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कलर चेंजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 से 2 ये कट गया है, तो प्राप्त संख्या केवल आपका कितना हो गया, तो ये 7 हो गया। तो यानी हमें ये पता चला कि आर का मान 7 हो गया है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7। आर के बदले में हम कितना लिखने वाले हैं, 7 है, तो आर का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर, या 7 गुने 7 भी हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद में क्या होगा कि ऐसा कीजिए कि 7 से 7 को कटा दीजिए, 7 से 7 जब कटा दीजिएगा तो 22 गुने 7 बचेगा, तो ये 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 और 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 154 आ जाएगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पे 6 सेमी त्रिज्या की बात की गई है, यानी आर का जो मान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 सेमी है और थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा का मान भी हम 60 डिग्री लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में प्राप्त हो चुका है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और दोस्तों त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को बता दें कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में होते हैं 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पाई के बदले में लिखेंगे 22/7, उसके बाद में आर का स्क्वायर। तो दोस्तों आर का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 था, तो हम 6 का स्क्वायर या 6 गुने 6 लिख सकते हैं गुने थीटा का मान। तो दोस्तों थीटा का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री था, तो 60 लिखिएगा और बटा में होता है 360, तो यहाँ पे 360 आसानी तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आसानी तरीके से इसको कटाने जा रहे हैं। कैसे कटाएंगे, तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कट जाएगा, ये 6 36 कट जाएगा, 6 से हमारा 6 कट जाएगा, तो ये 22 में 6 से गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया और बट्टा में केवल कितना है, तो बट्टा में केवल 7 है और यही हमारा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को इसका सलूशन समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली आप सभी को हर वीडियो मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो सवाल है यहाँ पे त्रिकोणमिति से लिया गया और सवाल में हमसे पूछता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करे कि 4 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी 4 साइन क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो 4 साइन क्यू और थीटा के पे कितना करता है 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री लिखेंगे माइनस 3 कॉस थीटा यानी 3 गुने कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर हमें लाना है 0। तो यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुने साइन में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसका कर देंगे क्यू माइनस 3 गुने कॉस 30 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है।
अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, हालांकि यहाँ पे जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है, यहाँ पे जो 4 साइन क्यूब थीटा दिया गया है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ मिसयूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे आपका लगभग ये 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है। चलिए इसे भी इसका सोल्यूशन करके देखते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पे 4 गुने ए का क्यूब कीजिएगा तो एक ही ना होगा, 2 का क्यूब कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 में रूट अंडर 3 से न कीजिएगा तो 3 रूट अंडर 3 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8, ये 2 मरते कट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका मान डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, यानी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में थोड़ा ये मिसिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 साइन क्यूब थीटा के बदले ये जो थीटा का मान है या तो 45 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो 60 डिग्री होना चाहिए। यानी 60 डिग्री यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी रूट अंडर 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आए तो चलिए बता देते हैं। 4 साइन क्यू थीटा है तो लिखेंगे 4 गुने साइन 60 डिग्री का मान लिखेंगे, तो √3/2 इसका कर देंगे क्यू। माइनस में क्या था दोस्तों, तो ये है 3 cos थीटा, यानी cos 60 का मान लिख लेते हैं 1/√2। यहाँ पे अब क्या होगा कि 4 गुने स्क्वायर से सॉरी क्यू है, तो √3 को जब 3 बार में गुना कीजिएगा ऐसे √3 गुने √3 गुने √3, तो डबल √3 में √3 से न करने पे 3 होता है, और 3 में √3 से न कीजिएगा तो 3 √3 होता है। तो यहाँ पे 3 √3 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाता है। यहाँ पे भी 3 √2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों का सोल्यूशन कर लीजिएगा, आसान तरीके से इसका एक आ जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है कि सिद्ध करें कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 2। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप सभी को पूरे 5 नंबर दे दिए जाते हैं। आइए जान लेते हैं ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों को आसानी तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये दोनों में हालांकि ये स्क्वायर लगा हुआ था। ठीक है, तो इसे हम यदि हम a मान ले, इसे b मान ले, बीच में प्लस है, ये दोनों में स्क्वायर कर दे तो ये क्या बच जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो ही गया है तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी वाले फॉर्मूला पे इसे तोड़ देंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर, तो a को हम लोग cos थीटा माने हैं, तो लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी 2 गुने a का मान दोस्तों क्या है, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर यानी करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में होता है 2ab, यानी 2 गुने a का मान फिर से cos थीटा गुने b का मान यहाँ पे साइन थीटा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ किए थे ना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 होता है, और प्लस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा था, और यहाँ पे भी है माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों आपस में कट जाएगा। बीच में प्लस का सिंबल है तो बीच में प्लस का सिंबल ही रहने दीजिए। यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि एक में एक को जोड़ते हैं तो ये हमारा 2 होता है। 2 आपका यहाँ पे सिद्ध करने में भी लाना था। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब हमने ला दिया है। उम्मीद है इसका भी सॉल्यूशन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया जाता है कि यदि ए में दिया गया 6,1, बी में दिया गया 8,2, सी में 9,4, डी में दिया गया p,4 समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से एक समानांतर चतुर्भुज की रचना कर लेनी होगी। उसके बाद में इसका नाम देना होगा। आइए इसका नाम हम लोग दे देते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम a लिखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, b होगा, ये हमारा C होगा और ये हमारा D होगा। ए का जो निर्देशांक है वो 6,1 है, तो 6, यहाँ पे 1 लिख दिए हैं। ठीक है, ये 6,1 हो गया। B में दिया गया है 8, C में दिया गया है 9,4, तो यहाँ पे हम 9,4 दे देते हैं। दोस्तों D में दिया गया है p,4, तो आप यहाँ पे p,4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए A को यदि हम C से मिला दें तो इसका मत, और उसके बाद D को यदि हम B से मिला दें
और तो बीच में मध्य बिंदु ओ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक। ठीक है, और आप सभी को मध्य बिंदु का निर्देशांक का तो फॉर्मूला मालूम होगा। x बराबर क्या होते हैं, तो x1 प्लस x2 बटा 2 होते हैं। दोस्तों x1 का मान यहाँ से 6 होगा, x2 का मान यहाँ से 9 होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस 9 बटा 2, तो 9 6 कितना होता है, 15 बटा 2 हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से y का जो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ये दोस्तों y1 का मान यहाँ पे 1 है, y2 का मान 4 है। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 प्लस 4 बटा 2, यानी 4 और ये कितना हो जाएगा, 5 बटा 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, BD का मध्य बिंदु O का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यानी लिखेंगे BD का मध्य बिंदु जब O का निर्देशांक ज्ञात करेंगे ना, फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर क्या होता है, तो y1 प्लस y2 बटा 2। तो देखिए यहाँ पे x1 का मान 8, तो x2 का मान p हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 प्लस p बटा 2। y1 का मान देखिए तो यहाँ पे 2 है, और y2 का मान यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और ये 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हालांकि जो 4 है ना, ये आपको 8 मा 2 के बदले में क्वेश्चन में आपका 1 था, तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 बटा 2, तो 4 कितना हो गया, 5 बटा 2। अब जरा ध्यान दिमाग लगाने की यहाँ पे चीज ये है कि यदि आप देखेंगे तो 5 बटा 2 यहाँ पे भी इक्वल है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे भी 5 बटा 2 आपका इक्वल है, और यहाँ पे भी 5 बटा 2 इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है ये 15 बटा 2 और 8 प्लस p बटा 2 को भी आपस में इक्वल होना होगा, तभी आपका p का मान आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 बटा 2 इक्वल करेंगे 8 प्लस p बटा 2 से। यहाँ पे क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 बच गया, प्लस 8 इधर आकर हो जाएगा -8, इधर बचेगा p। यदि हम p बराबर लिखेंगे तो 15 में से 8 जाता है तो कितना बचता है दोस्तों, 7 बचता है ना। जी बिल्कुल 7 बचता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब हमारा 7 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को इसका भी आसान तरीके से सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। है दोस्तों, तबीयत हमारा थोड़ा गड़बड़ होने के कारण, और जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को केवल 1 से लेकर 6 तक के ही सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर पाया हूं। यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो बहुत ही जल्द आप सभी के लिए लेकर आया जाएगा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इंपोर्टेंट VVI 70 क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो ये दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो ये दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।